ओम शांति। आत्मिक बंधुओं, मेरा नाम गणेश चावला है और मैं आपके साथ बचपन से लेकर कुछ अब तक अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। उस समय मेरी उम्र 4-5 साल रही होगी जब पार्टीशन का दौर चल रहा था। उस समय जो भी थोड़ा बहुत मुझे याद है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उस समय कुछ असामाजिक तत्व भी सक्रिय हो गए थे जो हिंदुओं को डराते थे, लूटने के लिए आते थे। तो वो जब हवाई फायर करते थे तो वो आवाज़ आज भी मुझे याद है। तो डर के मारे हिंदू लोग अपना कुछ न कुछ इंतज़ाम करते थे। हमारे घर के पड़ोस में भी एक मुस्लिम परिवार बिल्कुल साथ में रहता था। उसने अपने मकान के अंदर से लेकर हमारे मकान तक सुरंग बना रखी थी। जब भी ऐसा कुछ घटनाक्रम होता, असामाजिक तत्व आते, तो वो हमें सुरंग में से अपने घर ले जाते थे और हमारी सेफ्टी करते थे। तो ऐसा अनेकों बार वहाँ हुआ। आखिर एक दिन वो आ गया कि मिलिट्री आई और हमें वहाँ से खाली करना पड़ा, घर को छोड़ना पड़ा। हाँ, एक बात और मुझे याद आ रही है कि मैं जब बहुत छोटा था तब मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो मुझे दूध नहीं पिला सक रही थी। तो उसकी जो सहेली थी मुसलमानी, फातिमा नाम था उनका, उन्होंने मुझे दूध पिलाया था। तो जब वहाँ से निकले तो हमें जहाँ से जिस रास्ते तक खतरा था वहाँ तक छोड़ने के लिए जो सज्जन पुरुष थे, जो मित्र थे हमारे मुसलमान भाई, वो हमें अपने हथियार साथ लेकर हमें उस जगह तक ले आए जहाँ तक खतरा था। तो सिंध नदी तक वो हमें छोड़ गए। सिंध नदी पार होने के बाद फिर कोई खतरा हमें नहीं था, क्योंकि ट्रेन हमें वहाँ से पकड़नी थी, शहर से। वहाँ से ट्रेन में बैठे तो वहाँ भी कुछ रास्ते में कुछ असामाजिक तत्व डराते थे, कुछ फायर भी करते थे। जब हमारी ट्रेन लाहौर पहुँची तो वहाँ उस ट्रेन को रोक लिया गया। तो उस समय थोड़ा सा था कि अब मुश्किल हो गया कि भाई शायद लूटेंगे, मारेंगे, काटेंगे, क्या करेंगे। तो हमारी ट्रेन के साथ उस समय 4 फौजी जो थे हमारी सुरक्षा के लिए थे, लेकिन कम पड़ रहे थे। जैसी ट्रेन आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे तो वहाँ उन फौजियों ने वायरलेस किया भारत के फौजियों को। तो वहाँ से बाई प्लेन फोर्स आई, तब जाकर हमारी ट्रेन वहाँ से चली। और जैसे ही अटारी बॉर्डर पार किया तब हम लोग खुशी से नाच उठे, क्योंकि खतरा खत्म हो चुका था। तो कोई रास्ते में अमृतसर, कोई लुधियाना, कोई जालंधर, कोई पानीपत, ऐसे उतरते गए। हम लोग पानीपत उतरे थे। वहाँ कैंप लगे हुए थे। कैंप में हमारा परिवार भी वहीं रहता था। तो उस कुछ समय बीता, 2-4 महीने के बाद वहाँ कुछ कालरा नाम की बीमारी शुरू हो गई। उस दौरान हमारे पिताजी स्वर्गवास हो गए। जब हमारे पिताजी स्वर्गवास हुए तब माँ बताती है कि हमारे घर में 8 आने पैसे थे सिर्फ, और हमारी माँ की उम्र 27 साल थी। 5 बच्चे थे। एक बच्ची तो हमारे पिताजी के मरने के बाद ही हमारी छोटी बहन पैदा हुई थी।
तो जो हमारे समाज के लोग थे वो इकट्ठे हुए, उन्होंने मीटिंग रखी तो माँ को भी बुलाया, ये सोच के भी पता नहीं अब क्या करेगी, बच्चे रुल जाएंगे, ये कहीं शादी न कर दे, क्या होगा, अब क्या किया जाए। इस विषय पर वहाँ हमारे समाज के लोगों ने मीटिंग बुलाई, माँ को भी बुलाया, माँ भी बैठी। माँ ने जब देखा कि कोई इधर झांक रहा है, कोई उधर झांक रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो ये सब देखकर मेरी माँ खड़ी हो गई और बोली कि आप लोग चिंता मत करो, क्योंकि मेरा मालिक मरा है, पालिक अभी भी जिंदा है, मैं बच्चों को पाल दूंगी कैसे भी करके। तो ये कहकर माँ वहाँ से आ गई। फिर जिसको जहाँ जहाँ जगह अलाट हुई, ज़मीन अलाट हुई, मकान अलाट हुए, तो कैंप छोड़ना पड़ा। तो उस जगह पर गए, मोहना गांव है, वहाँ के लिए हमें अलाट हुआ था, वहाँ हमारा समाज भी गया। तो जो समाज शक्तिशाली था, संपन्न था, उन्होंने अपने लिए तो अच्छे अच्छे मकान ले लिए और हमारे हिस्से में गांव के बाहर के साइड पर एक कमरे वाली जगह हमें दी, जो बारिश के कारण सारा घास उगा हुआ था। अगर घास को खींचो तो सारा वो छत में रोशनदान बन जाता था। तो ऐसे करते करते अब माँ ने सोचा कि बच्चों को कैसे पालेंगे, तो गांव के बाहर, गांव में निकली, पूछा भाई कोई काम मिल जाए, मैं भी साथ था माँ के। तो किसी ने बताया कि मंदिर के बाहर, गांव के बाहर मंदिर बन रहा है, वहाँ पूछ लो काम मिल जाए। तो वहाँ गए तो माँ ने काम के लिए बात की, तो उन्होंने कहा कि हम औरतों को काम नहीं देते हैं। माँ निराश हो गई होगी, निराश होकर वापस आ रही थी, शायद आंखों में आंसू भी थे। रास्ते में एक सज्जन गुजरा, उन्होंने पूछा बहन जी क्या बात है, क्यों रो रही हो? तो माँ ने बताया ऐसे ऐसे काम के लिए गई थी और उन्होंने मना कर दिया। वो सज्जन उनको अपने साथ लेकर फिर वहीं उसी मंदिर में गए और बोला क्यों नहीं काम दे रहे हो? तो उसको कहने से उनको काम दे दिया। जो भी थोड़े बहुत पैसे मिले उससे जो भी अनाज लेना था, ऐसे ही फिर कभी मंदिर के काम मिल गया, कभी खेती बाड़ी का, कभी किसी के कपड़े धोना, कभी किसी खेत काटना, कभी मकान बन रहा है वहाँ मजदूरी करना। ऐसा कर कर के वो हम बच्चों को वो पालती थी। उस समय आटा पीसने की कोई चक्कियाँ नहीं होती थी बिजली की, तो यही लोग ही, मतलब गरीब लोग ही पीसते थे और पीस कर गेहूँ लाते थे, पीस कर और आटा वापस कर देते थे। मेरी माँ भी दिन भर काम करने के बावजूद गेहूँ ले आती थी और हमें खाना खिलाकर सुला देती थी और फिर गेहूँ को पीसना शुरू करती थी हाथ की चक्की से। ये मेरी आंखों देखी बात है कि जब हम उठते थे तो माँ का सिर चक्की के ऊपर होता था, वहीं सोई हुई होती थी, क्योंकि रात भर काम करते करते जैसे ही नींद आती थी तो वो वहीं पर ही सिर टेक देती थी। तो ऐसे करते करते वो हमें, हमारी परवरिश करती रही, रूखी सूखी। हालांकि ऐसा दिन, एक दिन ही ऐसा आया था कि शायद हम लोगों को भूखा सोना पड़ा था, कि उस दिन कोई इंतजाम नहीं हो सका था। फिर किसी सज्जन ने कहा कि बेवा आश्रम बने हुए हैं, वहाँ का इंतज़ाम उन्होंने करवा दिया। तो रोहतक में 6 महीने हम लोग बेवा आश्रम में भी रहे। फिर वहाँ जो छोड़कर आए थे पीछे पाकिस्तान में,
उसके कुछ सरकार क्लेम दे रही थी, जो जितना छोड़ के आया था उस हिसाब से थोड़ा बहुत क्लेम दे रही थी। जैसे ही क्लेम मिल जाता था तो आश्रम खाली करना पड़ता था। तो आश्रम खाली करके वापस हम लोग पानीपत आ गए। तो वहाँ हमारे बड़े भाई हैंडलूम का काम करते थे, जो कि पानीपत में चादर वगैरह बनते हैं, उसका काम करते थे। जैसे ही क्लेम मिला तो बड़े भाई ने वो पैसे माँ से मांगे कि भाई हम खुद अपना काम करना चाहते हैं, इसलिए पैसे दे दो। तो माँ ने पैसे दे दिए। वो काम ढंग से चला नहीं ठीक से, और वो जो क्लेम का आधे से ज़्यादा पैसा था वो सारा उसमें ख़त्म हो गया था। मैंने गांव में 4वीं क्लास तक तो पढ़ाई की थी। अब 5वीं में पानीपत में आकर 5वीं क्लास में फिर मुझे दाखिला मिला। हालांकि थोड़ा लेट हो गया था, नहीं मिल रहा था, फिर भी उन्होंने मुझे दाखिल कर दिया 5वीं क्लास में। मैंने मेहनत करके अच्छे नंबरों से मैंने 5वीं क्लास पास की। स्कूल से जो ग्रांट या जो कुछ मिलता है अच्छे नंबर देने वालों को, तो मुझे भी मिली। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे हाथ में नहीं देंगे, किसी बड़े को साथ में लेकर आना घर के, तब देंगे। अब माँ को इसलिए नहीं ले गया था कि वो सीधी सादी थी, पढ़ी हुई थी नहीं। मैंने बड़े भाई को ले गया। बड़े भाई थोड़ा नाराज इसलिए थे कि वो और पैसा मांग रहे थे और माँ ने मना कर दिया था देने के लिए। तो वो मेरी बड़ी बहन के यहाँ, जिसकी शादी हो गई थी, वो उसके पास रहने लगा। तो वहाँ से मैंने बड़े भाई को साथ ले गया। मैंने कहा स्कूल चलना है, थोड़ा वो काम है। तो जो भी पैसे मिले वो पैसे उन्होंने अपनी जेब में रख के बहन के घर चला गया। मैं जब घर गया तो माँ को पता था वो पैसे मिल रहे हैं स्कूल से। तो मैंने कहा जी वो पैसे तो बड़ा भाई साथ ले गया है। तो माँ ने कहा ठीक है तुम भी वहीं जाओ। मैं आया फिर बड़े भाई के पास रोते हुए। मैंने कहा जी माँ ने तो मुझे घर से निकाल दिया है, वो पैसे दे दो, नहीं तो वो तो मुझे घर नहीं आने देगी। तब जाकर बड़े भाई ने पैसे दिए, वो पैसे मैंने वो किया। 5वीं क्लास के बाद घर की हालत ये थी कि मैं आगे पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। ना पेंसिल थी, ना कापी थी, ना स्लेट थी। बेंच पर मास्टर खड़ा कर देते थे। तो आखिर देखा भाई नहीं पढ़ सकता मैं, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर मैंने भी वही हैंडलूम का काम सीखा और काम शुरू किया। वो 1-2 साल वो करने के बाद फिर हमारे साथ के कुछ लोग वही हैंडलूम के माल, जो कंबल, ये चादर वगैरह होते थे, बेचने के लिए बाहर जाते थे मध्य प्रदेश में। तो मेरा भी दिल किया कि मैं भी वहाँ जाऊँ। तो मैं भी उनके साथ गया। पहले तो उनके साथ मिलकर काम किया, सीखा, देखा कैसे होता है। फिर मैंने अपना काम शुरू किया। अपना शुरू करने के बाद हम लोग गांव-गांव बेचते थे, कभी इस गांव कभी उस गांव। 2-3 दिन एक गांव में, 2-3 दिन एक गांव में बेचकर फिर ऐसे बेच देते थे। और जब किसानों की फसल बिकती थी तब वो वसूली करते थे पैसे। इस दौरान मेरा मन हुआ कि अब गांव-गांव घूमने की बजाय अस्थाई दुकान क्यों ना खोल ली जाए। तो अस्थाई दुकान खोलने का मन हुआ और किराए पर मैंने दुकान अमरवाड़ा में, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ मैंने वो ली। वहाँ एक पंजाबी मेरे मित्र थे, बहुत ही अच्छे। मतलब जब भी कभी हफ्ते में एक बार हम लोग गांव से आते थे तो उन्हीं के यहाँ ठहरना, खाना, बैठना उठना सब होता था। और वसूली के टाइम पर जो भी पैसा वसूल होता था उन्हीं के पास जमा कर देते थे, क्योंकि उस समय बैंक की सुविधा नहीं थी वहाँ पर। तो ऐसे चलता रहा। तो जैसे उनको पता चला कि मैं अब उनके सामने ही बिल्कुल वो
दुकान थी जो मैंने किराए पर ली थी, मकान जो किराए पर लिया था। तो उनको जैसे ही पता चला कि ये यहाँ पर दुकान खोलने जा रहा है, तो मेरे दोस्त ने अपने पिताजी को मेरे पास भेजा। बोला, गणेश जी, आप सुना है दुकान खोलने जा रहे हैं? मैंने कहा, हाँ दादाजी, सोचा तो है। बोले, पहले भी एक आदमी ने सोनसर से यहाँ आने वाला था दुकान खोलने के लिए, हमने उसको वहीं खबरदार कर दिया था। बोला, खबरदार यहाँ आए तो। मैं इशारा समझ गया कि वो ये चाहते हैं कि मैं यहाँ दुकान ना खोलूं। उस समय मेरा संकल्प में यदि कुछ कमी भी रही होगी, वो भी खत्म हो गई। मैंने सोचा, आज यहाँ ये मुझे कह रहा है, कल को दूसरी जगह जाऊं, वो मुझे ऐसे कहने लगे, फिर तो मैं कहीं नहीं कर सकता। मैंने कहा, जो भी होना है, जो भी होगा हो जाएगा। तो उनसे मैंने कुछ नहीं बोला, वो मुझे बोलकर चले गए। अब सवाल था कि पैसे मेरे जमा सारे उसी दोस्त के पास थे। अब दुकान तो किराए पर ले ली, लेकिन माल कैसे लो? माल खरीदना था। मैंने जब बोला तो वो कहता है, जी अभी तो मेरी सागवान की लकड़ी बिकनी है, नागपुर लेकर जाऊंगा, वो बिकेगी, पैसा आएगा तब मैं आपको पैसा दूंगा। कहते, करोगे क्या? मैंने कहा, कुछ भी करूंगा, कोई ना कोई काम तो करना ही है मुझे। तो इस बीच फिर जब देखा कि भाई शायद जिसका इरादा वो ही है, अभी हटा नहीं है, तो फिर उसने अपने बड़े भाई को भेजा। उसके बड़े भाई ने वैसे ही बातें रिपीट की। मैंने जवाब कुछ भी नहीं दिया, चुप रहा। मैं इंतजार कर रहा था कि कब मुझे पैसे मिले। जैसे ही कुछ समय बाद मुझे पता चला कि ये ट्रक भरकर सागवान की लकड़ी लेकर नागपुर जा रहा है, तो उसके अगले दिन मैं भी उसके पीछे नागपुर चला गया। मैंने कहा, वहीं के वहीं इसको पेमेंट मिलेगी, मैं इसे ले लूँगा, क्योंकि हमें माल भी वहीं से लेना है। तो वहाँ पूरे पैसे तो नहीं दिए, आधे पैसे दिए। उसी से ही मैंने कपड़ा खरीद कर, और यहाँ आकर, वो अभी नागपुर में ही था, मैंने यहाँ आकर मुहूर्त कर दिया कपड़ा डाल के। जैसे ही वो 2-4 दिन के बाद आया नागपुर से, तो बड़े ही गुस्से में था। मेरी दुकान रोड पर थी, रोड के उस तरफ उसका था, रोड के इस तरफ मेरी दुकान थी। तो रोड पर निकलता था तो बड़े ही ऐसे टेढ़ी आंखें करके, भाई जैसे खा जाएगा या कुछ कर डालेगा। मैं भी सोचता, अच्छा, वो लोग बताते थे, बोलता है ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, ये सब करता था। ठीक है, मैंने कहा, जो भी होना है हो जाएगा, अब डर कर जाएंगे कहाँ उसमें। इस बीच मेरे जीवन में एक लड़की की प्रवेशता हुई। उसकी भी फर्स्ट नौकरी का दिन, फर्स्ट नौकरी जो थी वो वहीं पर ही लगी थी। वो स्टाफ थी हॉस्पिटल में, वहाँ के हॉस्पिटल में, पीएचडी में उसकी ज्वाइनिंग हुई थी। तो वो कपड़ा लेने, उधार पैसा नहीं होता था, तो उधार लेने के लिए कपड़ा लेने आते थे, तो ऐसे संपर्क हुआ। तो एक बार जिनसे हम कपड़े लेते थे, वो दोस्त की दुकान पर, जब हम, वो उस समय की बात है जब हम लोग वो उधारी गांव कपड़ा बेचते थे, और पैसे लाकर हम उसके पास, दोस्त के पास जमा कराते थे। और जिन होलसेल वालों से हम लोग कपड़ा खरीदते थे, वो हफ्ते के हफ्ते आकर पैसे लेते थे। तो आए, कहते, कटाओ रसीद, कटाओ आज। तो मेरे दोस्त ने कह दिया, आज इनकी 500 की रसीद काट दो। उन्होंने काट दी, रसीद मुझे दे दी। मैंने कहा, दे दो पैसे, पैसे तो तुम्हारे पास जमा है। अच्छा, बात आई गई हो गई। हर हफ्ते आकर वो रेगुलर पैसे ले जाते थे मेरी दुकान से।
संडे के दिन पैसे लेकर जा रहे हैं और बुधवार के दिन मेरे पास लगातार 3 नोटिस आते हैं। अंग्रेजी में थे, मैं पढ़ा लिखा था नहीं, मेरी समझ में नहीं आया कि ये क्या है। ये मैंने किसी को बताया नहीं। नोटिस लेकर मैं वहीं शहर जहाँ से नोटिस आया था, छिंदवाड़ा से, मैं नोटिस लेकर वहाँ चला गया वकील से पूछने के लिए कि भाई ये क्या है और क्यों है, किस लिए आए हैं। तो वकील ने बोला कि ये इसके लिए आपको जमानत देनी पड़ेगी, नहीं तो फिर आपको अंदर जाना पड़ेगा। अब हाँ, वो बात छूट गई। वो जैसे हफ्ते में वसूली करने आते थे, वो जो 500 रुपये की रसीद इन्होंने पहले काट के मुझे दी थी, मेरे दोस्त ने उनको कहीं वो 500 रुपये दिए नहीं थे और वो मुझसे मांगने लगे। मैंने कहा जी उस समय तो आपने रसीद मुझे दे दी, भाई मुझसे पैसे ले लेंगे, तो मुझे तो दिए नहीं उसने पैसे। तो वो मेरे ऊपर ना कहने लगे, नहीं, कहते ये पैसे आपको देने होंगे। मैंने कहा जी देखिए मेरे पास पैसे की रसीद है और मैंने तो पैसे वो उसके पास जमा थे, उसने दे दिए, उससे लो आप पैसे। तो वो जिद करने लगे। मैंने कहा नहीं जी ये तो पैसे मैं नहीं दूंगा। तो वो थोड़ा नाराज होके चले गए। अगले हफ्ते ना एक साथी और दूसरी दुकान वाले को साथ लेकर आए। मुझे लगा ये कोई शरारत के लिए आए हैं करके आए, और फिर वो 500 रुपये के बात करने लगे। मैंने कहा मैंने पहले ही कह दिया है कि वो पैसे मैं दे चुका हूँ, अब तुमको वो नहीं दे रहा, नहीं दे पा रहा है उसे, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो जैसे ही वो थोड़ा सा जोर से बोलने लगे, मैंने कहा जी आप दुकान से बाहर हो जाओ, शोर ही मचाना है, दुकान से बाहर मत जाओ। उनको ये बात शायद अच्छी नहीं लगी और ये बात सुनकर, सामने ही तो दुकान थी, वो उसके सब रिश्तेदार थे, कोई मासी का लड़का था, कोई साधु था, कोई मौसर था, ऐसे जिनसे हम लोग कपड़े लेते थे, सब उसके रिश्तेदार थे। तो वो तो पहले ही से चिड़ा हुआ था, वैसे दुकान खोल ली, अंदर भरा हुआ तो पहले ही था। ये लोग भी नाराज हो गए कि भाई ये हमें इसने मतलब दुकान से बाहर कर दिया करके। तो एक बार, हाँ, नोटिस की तारीख 20 अगस्त नोटिस की तारीख थी, 20 अगस्त 68 की बात है। 20 तारीख को हमें पेशी पर जाना था कोर्ट में। तो उसके दोस्त ने बता रखा था भाई इसका कोई नहीं है, ना कोई रिश्तेदार है, ना इसके पास ज़मीन है अपनी, ना मकान है अपना, इसकी ज़मानत देने वाला कोई नहीं है, ये सीधा अंदर जाएगा। तो मेरा एक दोस्त था बना हुआ, गांव का था वो अक्सर मेरे से मिलता था, वो उसका भी दोस्त था, उसका पहले से दोस्त था पुराना, मेरा बाद में बना था, राम सिंह चौधरी नाम उसका था। तो जैसे ही संडे के दिन, बाजार के दिन वो आया, हर संडे के दिन बाजार के दिन वो बाजार करने आता था। आया तो मेरे दोस्त ने, वो जो मेरी दुकान के सामने दुकान थी, उसने उसको बुला लिया और ऊपर ले गया। ऊपर उसकी अच्छी खातिरदारी करने लगा और बोला कि खबरदार, हमने उसको नोटिस दे रखे हैं, तुमने उसकी जमानत दी तो खबरदार, फिर अब तुम्हारा हमारा वो नहीं रहेगा। उसकी समझ में नहीं आया कि किस बात के नोटिस, कैसे नोटिस, वो अपना काम कर रहा है, तुम अपने काम कर रहे हो। खैर वहां से उठने के बाद सीधा मेरे पास आ गया, बोला कि क्या बात है। मैंने कहा जी कोई बात नहीं है। कहते नहीं कुछ तो है। मैंने बोला ऐसे ऐसे नोटिस आए हैं और जमानत देनी है। कहते ठीक है, आप चिंता मत करो, हम देंगे जमानत आपकी, मतलब मैं दूंगा जमानत आपकी। तो ये बात पूरे शहर में फैल गई कि ये अकेला होने के कारण
वो जो पहले की दुकान, पुरानी दुकान थी, जिसका पूरा परिवार थे, पूरे रिश्तेदार थे, इसके साथ मतलब अन्याय कर रहा है, उसको दबा रहा है, सता रहा है, बार बार कुछ ना कुछ करता रहता है, कभी धमकाता है, कभी नोटिस भिजवाता है, कभी जेल भेजने की तैयारी करवा रहा है। तो खैर 20 तारीख हाँ, ये मेरे पास 3 नोटिस आए थे, जबकि हम माल खरीदता था 4 लोगों से, होलसेल वालों से। ये 3 छिंदवाड़ा के थे और एक नागपुर का था, उसका नाम त्रिलोक चंद था, और वो उसके मौसी का लड़का था, मेरे सामने वाली दुकान के दोस्त के। वो आया, वो कहता है क्या बात है? मैंने कहा कोई बात नहीं, नहीं मैंने सुना है तुम्हारे पास नोटिस आया है। मैंने कहा हाँ। तो क्यों चिंता कर रहे हो? कहने लगा मैं तुम्हारी जमानत दे दूंगा, मैं जमानत देने आऊंगा, चिंता मत करो। मैं निश्चिंत हो गया, भगवान को थैंक्स बोला कि जहाँ मेरा कोई नहीं था वहाँ 2-2 लोग जमानत देने वाले मिल गए हैं, तो मैं निश्चिंत हो गया। जब 20 तारीख आई, मैं सुबह बस से निकला छिंदवाड़ा के लिए सुबह सुबह, तो वो मोटरसाइकिल से नागपुर वाला सामने दिख गया। मैंने बस वाले को रुकवाई, मैंने कहा 1 मिनट रोकना ज़रा सा इससे। तो मैंने उससे बात की, कहता बस मैं आ गया हूँ, तुम पहुँचो, मैं आ रहा हूँ जमानत लेने के लिए छिंदवाड़ा। ठीक है, मैं चल पड़ा। तो आप हैरान होंगे कि मेरे साथ उस समय कोर्ट में 20 लोग थे, साथ में खड़े थे कि भाई इसके साथ वो लोग अन्याय कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। और वो लोग 3 ही थे जिन्होंने 3 नोटिस दिए थे। उससे पहले जैसे ही हम छिंदवाड़ा पहुंचे थे, उन्होंने हमें बुला लिया था बात करने के लिए। कहते हैं क्या जरूरत है वहाँ कोर्ट में जाने की, बात खत्म कर लेते हैं। मैंने कहा जी नोटिस तो आपने भिजवाए हैं, ये तो आपका काम है, वापस लो या ना लो, नहीं लोगे तो कोर्ट तो जाना ही है। मुझे भी लगा कि भाई ऐसा ना हो कि पहला पुकारा हमें हो जाए और हम पहुँचे ना, और ये हमें देर कर रहे हैं करके। तो हम लोग साथी समेत चल पड़े उसमें।